प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग अपने दुख, संकट, पीड़ा के दूर होने के भाव से मंदिर जाते हैं, तो क्या ऐसे भाव से मंदिर जाना चाहिए? देखिए, बात सही है, ज़्यादातर लोग इसी मानसिकता से जाते हैं। हकीकत ये है कि जिसके लिए हमें मंदिर जाना चाहिए और हमें मंदिर से जो मिल सकता है वो मांगने के लिए लोग कम जाते हैं, वो पाने के लिए कम जाते हैं। और मंदिर से वो चीज़ें हम चाहते हैं जो हमें बाज़ार में भी मिल सकती है, दुनिया में भी मिल सकती है। मैं तो आपसे कहूँगा कि भगवान के पास जाओ तो वहाँ केवल एक ही प्रार्थना करो, एक ही चीज़ की भावना रखो, एक ही याचना करो जो संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकती। वो है शांति, क्षमता, सहनशीलता, सरलता, अपने जीवन को सहज बनाए रखने की क्रिया। ये यदि हमने आत्मसात कर ली तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लोग अज्ञानी हैं, जैसे पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अब भगवान से कह रहे हो, भगवान मुझे धन दो, मुझे संतान दो, भगवान तो सब छोड़ चुके, तुम्हें कहाँ से देंगे? सच्ची प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे मन को सफल बनाओ, मेरे मन को निर्मल बनाओ। लोग जाते हैं भगवान के चरणों में इच्छाओं को सफल करने के लिए। मैं कहता हूँ आप भगवान के पास इस प्रार्थना को लेकर मत जाइए कि भगवान मेरी इच्छा सफल कर दो, अपितु भगवान के चरणों में जाकर आप सच्ची प्रार्थना करना चाहते हो तो केवल इतनी सी प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी इच्छा को निर्मल कर दो, मेरे मन को पवित्र कर दो, जीवन धन्य। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति के दार्शनिक और आध्यात्मिक होने के सापेक्ष में इन दोनों को कैसे परिभाषित करें? देखिए, दार्शनिकता और आध्यात्मिकता दोनों जुदी जुदी चीज़ें हैं। दर्शन और अध्यात्म दो अलग अलग विधा है। दर्शन विचार से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म भावना से। दर्शन में शुष्क विचार है, अध्यात्म में अनुभूति। हालांकि हर अध्यात्म का अपना एक दर्शन है, लेकिन जब तक दर्शन केवल वैचारिक या शाब्दिक पृष्ठभूमि तक सीमित रहता है वो दर्शन कहलाता है। जब उसी दर्शन को हम आत्मसात करके अपनी भावना में समाहित कर लेते हैं, आत्मनिष्ठ बन जाते हैं, वही अध्यात्म बन जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो दार्शनिक हो आध्यात्मिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक होगा उसका अपना एक दर्शन होगा। हम किसी दर्शन से जुड़ करके अपनी दृष्टि को निर्मल बना करके अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। समझ गए? इसलिए दर्शन वैचारिक परिणति है और अध्यात्म भावनात्मक अनुभूति। गुरुवर नमोस्तु। आजकल युवा अपने मन की सुनकर और दूसरों के करियर को देखकर करियर की ओर बढ़ रहे हैं, तो गुमराह होते युवाओं को इस परिस्थिति से कैसे बचाएं? बहुत ही ज्वलंत बात आपने उठाई है। आज मूल में ही भूल है। मैं तो कहता हूँ कैरियर ओरिएंटेड जो मेंटालिटी है वही गलत है। आजकल लोग शुरू से अपने कैरियर को एक नौकरी तक जोड़ लिए। आजकल अधिकतर लोगों की यही सोच है कि पढ़ लिख जाना और अच्छी सी नौकरी पा जाना यही हमारे कैरियर की संपूर्णता है। ये बात ठीक नहीं है। हम नौकर बन कर के जीने के आदी और अभ्यासी न बने। हम अपने जीवन को समर्थ और समुन्नत बनाने का सत प्रयत्न करें। और उसमें भी क्या पढ़ना है, हमें किस लाइन में जाना है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और जो रुचि हुई, जैसी रुचि हुई वैसा कर लेते हैं। प्रायः मैं तो देखता हूँ बच्चों को अपने कैरियर के चुनाव का जब सवाल आता है, क्या करना है, जो मेरा फ्रेंड कर रहा है वो हम करना है, या हमने किसी के बारे में सुन लिया ये इस लाइन में जा रहा है तो मुझे भी इस लाइन में जाना है। और फिर जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं और बाद में अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके चक्कर में उनका जो नेचुरल स्किल है वो भी अविकसित रह जाता है। वो अपने कौशल का विकास नहीं कर पाते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। और ऐसे लोग जब व्यवहारिक क्षेत्र में पदार्पण करते हैं तो उनके सामने ढेर सारी समस्याएं आती हैं। मेरा तो सोचना यह है कि कैरियर के चुनाव करने से पूर्व व्यक्ति को 2-3 बातों का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई बिजनेस क्लास से है और उनका बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप है और पिताजी को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है
तो उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ कर के अपने पिता की हेल्प करना है और उसी लाइन में जाना है। हमारे लिए बने बनाए ट्रैक पर चलना है, अलग से ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति फाउंडेशन बना करके बिल्डिंग खड़ा करेगा तो बहुत कठिनाई है, और बने बनाए फाउंडेशन पर मंजिल टालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको तो मेरी सलाह है कि जिनका अपना ऐसा बैकग्राउंड है वो किसी के नौकर न बने, अपितु अपने कैरियर को इस तरीके से बनाए कि आगे चल कर के वो खुद अनेक लोगों को काम देने में समर्थ हो जाए। ये सोच होना चाहिए। कोई नौकरी पेशा है, परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन अनुकूल नहीं है, तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। उसमें भी कैरियर चुनने के समय अपना स्किल देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्षमता क्या है, मेरा इंटरनल इंटरेस्ट क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ उसके लायक वातावरण मेरे पास है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ उसका आउटपुट क्या होगा और कितने लोग जा रहे हैं। जैसे एक आजकल तो फैशन सा बन गया है, जो चाहे सब इंजीनियर ही बनता है। कुकर मुत्ते की तरह तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, चाहे जितने, और इंजीनियर बन करके सब इधर उधर फिरते हैं। आज देखिए क्या कहानी है। अभी मध्य प्रदेश में पटवारी की नौकरी के लिए 9,000 वैकेंसीज थे, और 9,000 वैकेंसी में कहते हैं 9 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट थे, और उनमें भी इंजीनियर्स थे, MBAs भी थे। अब बताइए पटवारी की क्या। और उससे 2 कदम आगे बिहार में चपरासी की पोस्ट में भी यही दशा हुई। तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? माँ बाप की इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद इस तरह का काम करना, इससे अच्छा तो गैर पढ़े लिखे लोग हैं जो सामान्य मैट्रिकुलेट है, लेकिन उनने अपने टेक्निकल स्किल को इतना डेवलप किया कि आज बहुत अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बच्चा है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, देखो जो कैमरा चला रहा है इसका चेहरा देख लो, ये सामने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ा दिखा दे भैया इसको, है ना। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने काम में इसका अपना फन है और ये बड़ा अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और अगर ये चाहेगा थोड़ी और मेहनत करेगा, तब एक छोटे से चैनल का, एक धार्मिक चैनल का कैमरा चला रहा है, हो सकता है कल खुद एक चैनल का मालिक भी बन सके, ऐसी ताकत इसके अंदर है। तो हमें वो देखना चाहिए कि हमारा स्किल क्या है। हम कैरियर के चुनाव करते समय केवल ये होड़ा होड़ी की प्रवृत्ति अपनाने लगे, ठीक नहीं है। हमारी नेचुरल जो टैलेंट है उसको हमें देखना चाहिए, नैसर्गिक प्रतिभा को निखारना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, उसको उनने निखारा, डेवलप किया और बहुत आगे बढ़ गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़ लिख गए, डिग्री धारी हैं, लेकिन फिसड्डी हैं, कुछ काम के नहीं। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोग तो कैरियर काउंसलिंग करने लगे, काउंसलर को, लोगों को अलग से अपनी काउंसलिंग देनी पड़ती है और लोग उसको लेकर के अपने कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। तो मैं कह रहा था इंजीनियर सब चाहे इंजीनियर बन रहे, MBA बन रहे, अब बाकी चीज़ों में तो लोगों का ध्यान ही नहीं है, जबकि हमारी जो जन्मजात चीज़ें हैं हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति वो आदमी को बैल बनाने वाली है। मेरे हिसाब से 10th और 12th तक की शिक्षा अपने आप में पर्याप्त है। उससे आगे व्यक्ति को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वही चीज़ आगे बढ़ा कर रटाया जाता है, कोई बहुत बड़ा उससे लाभ होने वाला नहीं है। आज जो बड़े बड़े कुछ चीज़ों में एक्सपोजर मिलता है, मैं उसको नकार नहीं सकता। कुछ टेक्निकल एजुकेशंस हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन उसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिग्री पा कर के ही किया जा सके। बिना डिग्री के भी व्यक्ति अपने तजुर्बे के बल पर वो सब चीज़ों को पा सकता है। इसलिए मानसिकता को बदलनी चाहिए। और कैरियर में हम तो हमेशा कहते हैं, जिसको आज हमारे गुरुदेव बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं, हमें स्वरोजगार मूलक कैरियर को चुनना चाहिए, जिससे व्यक्ति सेल्फ मेड हो, सेल्फ डिपेंड हो। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री के आशीर्वाद से जेल के कैदियों को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो विश्व कल्याण के इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या करें जिससे हम अपना सहयोग दे सके? देखिए, गुरुदेव की एक बहुत दीर्घ दृष्टि का प्रतिफल है, दूरदर्शिता का उदाहरण है। वे चाहते हैं कि भारत फिर से भारत बने, भारत अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त कर सके, और इसीलिए उन्होंने हथकरघा जैसे कार्य को प्रवर्तित करने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसका पूरा विश्वव्यापी प्रसार हो रहा है और सरकार के लोग भी इसमें अपने स्तर पर भागीदारी लेकर रहे हैं। जैसा आपने बताया, मध्य प्रदेश के सभी जेलों के लिए प्रोविज़न लागू हो गया है
और सभी जेलों में हथकरघा का उद्योग शुरू हो रहा है ताकि वहाँ रहने वाले कैदी स्वनिर्भर हो सके और वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में प्रतिष्ठापित हो सके। आपने कहा कि सागर के जेल से इतने अच्छे गुणवत्ता युक्त वस्त्र तैयार किए गए जो बाहर भी निर्यात हुए, हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। आपने पूछा है हम विद्या आचार्य गुरुदेव को मानने वालों की जगह उनकी मानने वालों में सम्मिलित हों, तो मैं तो यही कहता हूँ उनके मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जो अंशदान हम दे सके देने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप दे। और सबसे पहला योगदान ये होगा, सब लोग ये संकल्प ले लें कि हम स्वदेशी पहनेंगे, विदेशी नहीं, हथकरघा का प्रयोग करेंगे, बाकी नहीं। ये एक छोटा सा संकल्प अगर आपने ले लिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। गांधी जी ने जब स्वरोजगार का और स्वराज का अभियान छेड़ा, स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा, तो एक दिन उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशी वस्त्र पहनते हैं और मेरी जयकार बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक गहरी बात कह रहा हूँ, ये गांधी जी के शब्द हैं, जो लोग मेरी जयकार बोलते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं वे मुझे गालियाँ दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये गांधी जी ने कभी कहा था स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। अगर आज के संदर्भ में इस बात को लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित ये मिशन बहुत ऊंचाई को छुएगा और अनेक लोगों के कल्याण का करेगा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल भारतीय दर्शन को आस्तिक और जैन दर्शन को नास्तिक कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जैन दर्शन को जो नास्तिक दर्शन लोगों ने कहा है, ये सबकी अपनी मनमानी व्याख्या है। ये मूलतः अस्ति नास्ति दिष्टम मति पाणिनि के सूत्र के आधार पर बना है। उसके अनुसार जो वेद को माने सो आस्तिक और जो वेद को न माने सो नास्तिक। तो ये तो सब धर्मों में हो गया कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। ये वास्तविक इसका अर्थ नहीं है। बाद में इसकी सही व्याख्या हुई। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री और संपूर्णानंद जी ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा और उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है, जैन धर्म नास्तिक दर्शन नहीं, जैन दर्शन परम आस्तिक दर्शन है। आस्तिक होने का मतलब जो वेद को माने, ये तो सांप्रदायिक आस्तिकता है। आस्तिक होने का सीधा मतलब जो आत्मा के अस्तित्व को माने वो आस्तिक। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य और पाप के अस्तित्व को मानने वाला आस्तिक और इसे न मानने वाला नास्तिक। जैन धर्म में आत्मा की शाश्वतता को, कर्म सिद्धांत को, पुण्य पाप को, पुनर्जन्म को पूरी तरह से माना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जैन दर्शन पूरी तरह से आस्तिक दर्शन। गुरुवर नमोस्तु। आजकल उच्च संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे उन्हें गलत संगति से बचाया जा सके? गंभीर विषय है। इन्होंने एक बड़ा ही विकृत चित्र हम सबके बीच उपस्थित किया है। देश भर में सुन रहे सभी श्रोताओं से मैं कहूँगा कि इस बच्चे की पीड़ा को समझें और आज के वातावरण को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों को कहते हैं IIT में निकल जाओ, आप कहते हैं मेरा बच्चा मेडिकल में चले जाए, इंजीनियरिंग कर ले, MBA कर ले। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जितने भी हायर एजुकेशंस के इंस्टीट्यूट्स हैं आज वहाँ घोर अनाचार होता है। इस बच्चे ने IIT कानपुर की बात की। हालांकि इसको लाइव में पूछने से दिक्कत ना आ जाए, पर घबराना नहीं, कोई दिक्कत है तो हम लोग बैठे हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चों में उतना नहीं इसने बताया, पर मैंने तो ये पाया कि फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत हो जाती है जब रैगिंग होती है। तब चूँकि IIT कानपुर में कुछ कड़ाई ज़्यादा है इसलिए बचे हुए हो। बड़े होने पर बच्चों के साथ ये स्थिति, जबकि वो इतने इंटेलेक्चुअल है, उनको पढ़ाई करते के क्रम में खुद को समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने कितनी कठिनाइयों से हमें यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ तक आने में हमने खुद ने कितनी मेहनत की है। मेरा कैरियर है, आज थोड़ी सी मस्ती के पीछे क्या करेंगे। थर्ड फोर्थ ईयर्स के बच्चे,
फोर्थ सेकेंड सेमेस्टर के बाद के बच्चे, माने थर्ड ईयर के ही बच्चे समझ लो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चों में जैसा मुझे मालूम पड़ा है 40 से 50% बच्चे ड्रग्स लेने लगे हैं और 80 से 90% बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं। अब इसका क्या उपाय है? लड़के हों या लड़कियां, सबकी हालत खराब है। मैं तो बच्चों से बात करता हूं, बच्चे मुझे वो बताते हैं जो तुम्हें नहीं बता सकते, अपना कन्फेशन करके जाते हैं। हालत खराब है। तुमने कहा है कि हम ऐसा क्या करें और उनको कैसे प्रेरित करें। सबसे पहला काम तो तुम अपने आप को सुरक्षित रखो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम नियम से बंधे हुए हो। IIT जाने के बाद ही तुम्हारे पिता ने मेरे पास ला करके तुम्हें संकल्प में बांध दिया। वो सेफ गार्ड मैंने जो दिया है उस सुरक्षा कवच के घेरे को कभी क्रॉस मत करना, जीवन भर सुरक्षित रहोगे। ये थोड़ा सा फिसलन है, अगर एक बार फिसले तो सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो खुद को सुरक्षित रखो और अभी से जो तुम्हारे साथ के बच्चे हैं उनको बताओ कि देखो ये आज भटक रहे हैं थोड़ी सी मस्ती में, ये अपना कैरियर चौपट कर रहे हैं, हमें इनको फॉलो नहीं करना है, ताकि जब तुम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जाओ तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हों जो इन सब से बच सके और उस कंपनी को तुम और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी से सीनियर्स को तुम बोल पाओ, शायद मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे बैच के बच्चे हैं, उनके लिए तो एक ऐसा वातावरण बना सकते हो, उनके बीच अवेयरनेस जगाओ और ऐसे लिटरेचर्स उनके बीच रखो कि इसके दुष्परिणाम ये हैं। और उसमें मैं तो कहूँगा ऐसे तथ्यों को खोज करके दिखाओ कि इसमें इसका क्या कुफल निकला। जो बच्चे कभी टॉपर रहे वो ड्रग एडिक्ट हो गए तो उनका क्या सत्यानाश हुआ। पढ़ाई भी उनको बीच में छोड़नी पड़ी या कदाचित पढ़ाई कर भी ली, पूरी कर भी ली, तो आगे चल कर के उनका पूरा जीवन चौपट हुआ। वो सारे उदाहरण ला करके लोगों के बीच रखो तथ्यात्मक तरीके से। मेरे ख्याल से ये सब उपलब्ध भी होंगे और उन सब तथ्यों को सामने ला करके इसको तो एकदम कंपाइल करना चाहिए और पूरे विश्व में फैलाना चाहिए ताकि लोग अभी से अवेयर हो सके। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को कि अभी से इसके लिए मानसिकता बनाएं और अपने बैच को मजबूत करें। गुरुवर नमोस्तु। परीक्षा में नंबर अपेक्षा से ज्यादा आते हैं तो अति आत्मविश्वास आ जाता है और जब नंबर कम आते हैं तब हताश हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं? एक्चुअल में ज़्यादातर पढ़ाई अब प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ गई। ठीक है, तुम शायद IIT की तैयारी कर रहे हो, है ना। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कुछ भी निर्धारित होता है वो मार्क्स पर होता है, तो तुम्हारे पढ़ाई का मूल उद्देश्य मार्क्स होता है। जबकि मेरी राय में मार्क्स पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता। व्यक्ति को जीवन के अंतिम सांस तक विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। लेकिन आजकल सब कुछ प्रोफेशनल हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह होना चाहिए। मार्क्स कितने भी आए, एक बात ध्यान रखना, ये कहो कि हम पढ़ाई में मार्क्स लाने के लिए काम कर रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, मार्क्स आ गया तो ये मार्क्स मेरा एक अल्पकालिक विराम है, अंतिम लक्ष्य नहीं। समझ गए? इसको लेकर कितने भी मार्क्स पाओ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नहीं अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप देखना है, नेक्स्ट स्टेप देखना है, नेक्स्ट स्टेप देखना है। और कदाचित मार्क्स कम आए तो हतोत्साहित नहीं हो गए ये सोच कर कि क्योंकि ठीक है मार्क्स तो एक है लेकिन मार्क्स मेरा मेन ध्येय नहीं है। थोड़े मार्क्स कम भी आ गए कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं मेहनत करूँगा, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए परिवारजनों को भी मैं कहूँगा कि बच्चों के मार्क्स के लिए ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। हाँ, उनके लिए थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करना जहाँ प्रतियोगिता है, लेकिन एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर जाने के बाद जो अपनी रेगुलर पढ़ाई में रैंक पाने के पीछे जो माथापच्ची आप लोग करते हैं उससे बचना, ये बहुत टेंशन देता है। इसके कारण आजकल बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसा मत करना, हमें कोर्स कंप्लीट करना है, अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है, कोई कमी नहीं करना और मन लगा करके पढ़ना है। मार्क्स को अपनी पढ़ाई का आधार मत बनाना, अपने ज्ञान को अपनी पढ़ाई का आधार।
प्रामाणिक समाधान।